नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज एक और कवि के बारे में हम यहाँ आलोचना करेंगे। वो कवि हैं बाबुल नारायण कानू। इच्छा शक्ति को नियंत्रित कर अपने मनोबल से कुछ लोग अपनी उच्चाकांक्षा के पथ पर आए बाधाओं और प्रतिकूलताओं को हटाकर, लांघकर, उपेक्षा कर अभीष्ट पथ की ओर बढ़ते रहते हैं। तीव्र इच्छा शक्ति जिसकी होती है वह जीवन के सम्मोहक खिंचावों को उपेक्षा कर बृहत्तर क्षेत्र की यात्रा करता है, परिधि बढ़ाता है, संग्राम से अक्लांत रहता है। करीमगंज जिले के एक वर्धिष्णु चाय बागान के संपन्न परिवार में बाबुल नारायण कानू का जन्म हुआ। उन्होंने बचपन से ही मन में कुछ सपना पोष रखा था। तभी से खुद को सपने के उपयोगी कर गढ़ने और समर्थ बनने के लिए शारीरिक पुष्टि और मानसिक पुष्टि के प्रति सतर्क रहे। खेलकूद में उतना आग्रही नहीं थे जितना अध्ययन मनन में। देर रात तक पढ़ाई करते थे। अभ्यास और प्रयास से मन मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, अनुभूति सूक्ष्म होती है, हृदय प्रयोजन अनुसार कभी कोमल कभी कठोर भी होता है। कर्तव्य निष्ठा एवं दायित्व बोध सटीक मात्रा में विकसित होता है। ऐसे लोगों से समाज उपकृत जरूर होता है, सामाजिक चेतना भी बढ़ती है। कॉलेज की पढ़ाई शेष होते ही श्रीकोना ITI में शिक्षकता का सुयोग मिल गया। जब स्कूल में पढ़ते थे तब से नाटक, कविता, कहानी आदि के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। नाटक करने का बहुत शौकीन थे। अपने बंधु बांधवों को एकत्रित कर नाटक मंचस्थ करने का प्रचंड उत्साह था उनमें। निर्देशन की क्षमता थी। भोजपुरी गीतों को सुन बेचैन हो उठते थे। बहुत ही करीब और गहराई से चाय बागान के जीवन को उन्होंने अनुभव किया है, देखा है, दुख दर्द को महसूस किया है। उनके सुख दुख में मानसिक रूप से वे सहभागी हुए हैं। बाबुल नारायण कानू इस प्रेक्षापथ से आए। बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। शिक्षकता के साथ सामाजिक सार्विक उन्नयन का मार्ग अपनाया और उनका वह मार्ग हुआ सांस्कृतिक उत्थान की चेष्टा, चर्चा तथा क्रियान्वयन। उन दिनों स्वामी रामेश्वरानंद जी गृहस्थ आश्रम का उनका नाम श्री आनंद शास्त्री जी के निगरानी में हिंदी साहित्य का एक स्रोत बराक घाटी में फैल रहा था। बाबुल उसमें शामिल हुए और अपनी कविताओं से घाटी के साहित्य धारा को पुष्ट करते रहे। एक ओर अत्याचार अनाचार पर उनका चपेटाघात तो दूसरी ओर नेता और प्रभावशाली व्यक्ति वर्ग के दुमुहिया आचरण को उजागर करते रहे। नवयुवकों को जोश भरने का भरपूर प्रयास में तत्पर रहे। उनके शब्दों में जोश है,
भाव मन को छूता है, भाव के अनुकूल भाषा गतिशील होती है, पर कविता के कल्पलोक में भावों को संप्रेषित कर जागरूकता लाने में वे स्थिर नहीं रहे। वास्तविकता के लिए संस्कृति को और झुकाव बढ़ गया और वे कहा जा सकता है कविता लिखना साहित्य के किसी भी विधा में विचरण करना छोड़ दिया। अपना सामाजिक दायित्व जो उन्होंने उचित समझा वही पालन करते रहे, यद्यपि साहित्य संगठन से अपना नाता पहले की तरह अटूट रखा। बाबुल नारायण की कुछ कविता पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। अमेरिका द्वारा जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा में आणविक बम का विध्वंसी प्रहार से जो त्रासदी हुई थी उसके बारे में वाकिफ तो सभी हैं। साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति से निरपराध निरीह जनजीवन विपर्यस्त हुआ। करुण और मार्मिक चित्र उस घटना की बाद दुनिया भर के अनेक साहित्यिकों ने अपनी रचना में किया है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए सभी देशों से वे अपील करते रहे। पर अमानविक प्रवृत्ति और मद में हिताहित भूल निरीह जनजीवन को साम्राज्यवादी फिर से विध्वंसी शस्त्रों का प्रहार से मध्य एशिया में तबाही मचाया था। लाखों करोड़ों घर ध्वस्त हुए, अगणित लोग की लाश बिखरे पड़े रहे, हवा में करुण आर्तनाद फैला। दूर बैठा कभी हृदय अंतर्दृष्टि से वो दृश्य देख प्रतिक्रिया व्यक्त किया। रेगिस्तान पर गरजते आग्नेयास्त्र एक बार फिर एक बार मानवता पर तीव्र प्रहार किया। फिर शब्द को दोबारा प्रयोग कर कवि ने घटना की तीव्रता को बहुत गुण बढ़ा दिया। आगे की पंक्तियों में दुर्दशा का वर्णन अंतर स्पर्श करता है। पशु, अपाहिज और बूढ़ों का विलाप, कलपती विधवाएं, चीखते बच्चे, बिलखती नीरवता। नीरवता जब बिलखती है हम समझ सकते हैं तब जनजीवन की तबाही। आंख मूंदकर एक बार उस दृश्य की भयावहता को अनुभव कर सकते हैं। करुण स्थिति से शिहरित होना स्वाभाविक है। जो नहीं होगा वह पत्थर दिल है। इसी तरह अन्य एक कविता दृश्य में कवि ने जो लिखा है उससे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भिक्षुक सामने आ जाती है। तो सुनिए चंद पंक्तियां। ब्रह्मपुत्र के तट पर जीवन की अंतिम गिनतियां गिनती सांस, हर क्षण हर पल टूटने को तैयार। मक्खियां भिन भिनाती हुई तन पर, मुंह खोला आशा में शायद संजीवनी टपक पड़े। आगे संवेदना कवि को घायल करती है। वे कातर हो जाते हैं, वाक रुक जाता है और लेखनी शर्मा जाती है। कवि लिखते हैं, मेरी लेखनी शर्मा गई, कहने लगी बंद करो लिखना, क्योंकि देश की जनता घोर निद्रा में है, सो रही।
सोती जनता को नींद से जगाने के लिए शायद बाबुल ने लिखना बंद कर दिया और जनजागृति का बीड़ा उठाया अपनी भावना चिंता के अनुसार। पर कवि को मालूम है पीड़ा, यंत्रणा, रोग, उपेक्षा, छल, मुखौटा, निष्ठुरता, क्रूरता आदि बहुत सारे शब्द यूं ही नहीं है। कुछ तो भाग्य निर्धारित है और कुछ है मानव की इतर प्रवृत्ति का देन। असंतुलित उच्चाकांक्षा, अंधत्व, स्वार्थपरता, पारिवारिक, सामाजिक, सांप्रदायिक मोह एवं ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा आदि से मानव पशु प्रवृत्ति का शिकार होता है। तामसिकता से आच्छन्न हो सात्विकता पर प्रहार करता है और पीछे से राजसिक मनोवृत्ति को आतताई बन ध्वंस करना चाहता है। कवि शहीद कविता में लिखते हैं, उनकी कमजोरियों को फायदा उठा लगाकर तोहमत उन पर मोल भाव करते हुए आप रौंद कर चले गए। जाहिर है निपीड़ित श्रेणी, सामंत श्रेणी के अत्याचार, अनाचार, यहाँ तक कि हत्या, नरसंहार आदि का शिकार होती है और उन्हीं पर तोहमत भी लगती है। सामंत श्रेणी शासन पर कब्जा जमाकर उन्हें दोषी ठहराती है और बाद में फूलमाला पहनाकर सहयोग के हर संभव प्रयास की बातें करती है, हजारों वादे करती है। निपीड़ित श्रेणी बाध्य होती है सब कुछ सहने के लिए, चुप रहने के लिए। जनजीवन को सुधारने का व्रत लेकर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, नवयुवकों का संगठित कर जोश भरता है, पर खुद को विलोम हालत से निकाल नहीं सकता। ऐसे बागियों के प्रति कवि ने लिखा है, तुम्हारा स्वप्न ताश के पत्तों की तरह रेत पर बनी महल, हवा की झोंकों का, पानी के रेले का, अनुषंग का याद दिलाता है। घोंघों की तरह तुम सिमट गए। कवि ने तीव्र निंदा कहा जा सकता है, घृणा का द्योतक है ये पंक्तियां। देश प्रेम की बात बाबुल की कविता में मन को इस तरह व्यथित करती है। श्लेष पर ध्यान दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर बांट इस भूखंड को, नाम जिसका इतिहास बताता भारतवर्ष है। इसी कविता में धर्म पर भी उन्होंने प्रहार किया है। कहते हैं, धर्म के अनुयायी लोग, धर्म नहीं बांटता मनुष्य को, धर्म के आड़ में हो जाए भिन्न, पर नहीं मरती कभी मनुष्यता। इसी तरह देश मेरा बिकाऊ है में एक जगह कवि लिखते हैं, मनुष्य की नहीं बेजुबान जानवरों को भी छला है जिन्होंने, चारा ही नहीं पचाया अलकतरा भी निगल गए बहुत ही सफाई के साथ। इंगित समझना आसान है। चारा घोटाला तो हुआ, सड़क बनाने का अनुमोदित अलकतरा बेचकर हजम कर लिया कौन, जवाब देना जरूरी नहीं है। बाबुल की कविता में विचरण केवल भाव का लालन नहीं है, उसमें जोश है, विश्लेषण है, ललकार है, प्रेम है, देश के प्रति, समाज के प्रति, निरीह दुखी निपीड़ित लोगों के प्रति।
तरह तरह के चित्र हैं जो पाठक को सोचने में मजबूर करती है। सब कुछ मिलाकर बाबुल नारायण कानू बड़ा घाटी का एक प्रतिभा संपन्न साहित्यिक हैं। भले ही आज उनकी रचना नहीं दिखती है, बाबुल अनुप्रेरित करने वाला कवि हैं। समाज इस तरह के व्यक्ति की सक्रियता से समृद्ध होता है।